नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 22 जुलाई 2023 को हुए ALP एग्ज़ाम, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जिसके हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, आज दूसरे पार्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप अगर इस क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आपके सामने जो सोल्यूशन है उससे कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने हो ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट, तथा साथ में ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हम मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो, जिससे समय पर आप अपने मेरी वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। निम्न बनी श्रेणियों में आगे क्या आएगा जिसमें CMM EOO GQ फिर ब्लैंक फिर KW, जिसमें हमारे ऑप्शन ये है। तो हमें इस प्रकार के जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें जो श्रेणियां बनी हुई है उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ऐसे ऐसे करते अलग अलग पदों के अंदर हम भिन्नता प्राप्त करेंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है ITT, GSS, GRR, ISS। तो इसमें कौन सा क्रम आएगा या आगे अपना कौन सा पद आएगा उसके बारे में जानते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले जो हमारा पहला पद है वो पहले पद तथा दूसरे पद में क्या संबंध आएगा। तो पहला पद है GMM और दूसरा है EOO। तो CMM और EOO दोनों के बीच में संबंध कैसे आएगा जब C में +2 जोड़ें तथा M में +1 तथा M में +1 जोड़ें तो OO आएगा। उसी प्रकार हम तीसरे पद GQQ की बात करें तो उन्हीं में भी यही संबंध बन रहा है +2 +1 का। जब हम इससे आगे तीसरा पद जोड़ें तो G में +2 जोड़ने पर I, Q में +1 जोड़ने पर S, Q में फिर +1 जोड़ने पर S। तो हमारा आंसर हो गया ISS। अगला क्वेश्चन, एक कार, एक बस और एक ट्रक समान गति से यात्रा कर रहे हैं, किस वाहन की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन A ट्रक, ऑप्शन B बस, ऑप्शन C कार तथा ऑप्शन D जिस वाहन की गति या जितना भारी होगा उस हिसाब से, क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv², जहाँ पे m द्रव्यमान तथा v वेग दोनों के संबंध से तुलना की जाती है, तभी हम ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तीसरा हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 mv², जहाँ यहाँ वेग या गति है, वेग तीनों का जो अपने को एक समान बताया हुआ है। तो हमें यहाँ तीनों वाहन की गति समान बताइएगा तो इसकी तुलना हम द्रव्यमान या भार के साथ करेंगे। तो जो जितना भारी होगा उसमें गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर हो गया 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था। मतलब भारतीय जो योजना आयोग था उसे एक बार बंद कर दिया गया, उसके बाद इसे दोबारा रिन्यू किया, वह कौन सी संस्था ने किया। तो A वित्त मंत्रालय, B नीति आयोग, C वाणिज्य मंत्रालय तथा D भारतीय रिजर्व बैंक। तो योजना आयोग को बंद करके एक नीति आयोग चलाया गया। तो हमारा उत्तर यहाँ पे B है। इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसे 17 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया था और इसका स्थान नई संस्था नीति आयोग ने ले लिया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। इसका उत्तर हो गया B नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, एक आयत में लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, यदि इसकी परिधि 40 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन A 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन B 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन C 9 सेंटीमीटर तथा ऑप्शन D 12 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, ये पहले इसकी शर्त है। अब इसकी परिधि अपने को दे रखी है तो हमें
आयत की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि अपने को 40 दी हुई है। हम आयत की चौड़ाई x मान लेते हैं, तो प्रश्न के अनुसार लंबाई 3x होगी, क्योंकि चौड़ाई से 3 गुना लंबाई है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो पहला शर्त हो गई वो होगी 2 गुणा 3x प्लस x बराबर 40, क्योंकि 40 परिधि है। 4x का मान हो गया 40, 2 से हम 40 को भाग दिए 20, तो x का मान अपने पास आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ x है चौड़ाई, अपने को आयत की लंबाई पूछी है, तो लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है, तो 5 सेंटीमीटर को जब 3 से गुणा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है PPE? अब मैं आपको बता दूं, पर्सनल जो इसके जो किट है अपने सबसे ज़्यादा बता दें, एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, मतलब दूसरे व्यक्ति से सुरक्षा के लिए तीनों में से कौन सा एक यंत्र है? हमने PPE का ही उपयोग कोरोना के अंदर किया था, जिसमें चश्मा वगैरह थी। तो यहाँ पे PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मतलब जो व्यक्ति अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जिस उपकरण का उपयोग करे हुए है PPE किट में आता है, जिसके रूप खुद से सुरक्षित रखे। तो PPE उपयोग में ये प्राथमिक चिकित्सा किट, ये दूसरे उपयोग के लिए है, अग्निशामक भी दूसरे के लिए, तथा आपातकालीन निकाल सके तीसरे के लिए। तो यहाँ सुरक्षा चश्मा हो गया अपना सही आंसर। अगला क्वेश्चन, आवर्ती दशमलव या पुनरावर्ती दशमलव किसे कहते हैं? तो आवर्ती दशमलव 0.714285 का भिन्न क्या है? ऑप्शन ए 5/7, ऑप्शन बी 11/15, ऑप्शन सी 12/17 तथा ऑप्शन डी 8/11। तो हम यहाँ आवर्ती दशमलव की बात करें या पुनरावर्ती भिन्न की बात करें, तो दोहराव वाला दशमलव एक दशमलव की ऐसी संख्या है जिसमें एक अंक या अंकों का समूह होता है जो अंतहीन रूप में दोहराया जाता है। मतलब दशमलव के बाद ऐसी संख्या जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती हो आवर्ती दशमलव कहलाता है। यहाँ हम 5/7 जब का मान निकालेंगे तो इसका मान आता है 0.7142857114। जब वहीं हम बात करें 11/15 की तो उसका आंसर आता है 0.733333, मतलब ये एक 3 के बाद उसके ऊपर बार आ जाएगा। उसके बाद जब सोल्व करें 12/17 को तो इसका उत्तर आता है 0.7058823553। और वहीं जब हमने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 8/11 को बात करें तो 0.727272 या 72 के बाद, तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें 5/7 से इसकी संबंध बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन कितना होगा? अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा गोले का आयतन पूछा है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 2304 पाई सेंटीमीटर की 3, ऑप्शन अगला 2008 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, अगला ऑप्शन सी 2202 पाई सेंटीमीटर की क्यूब तथा अगला ऑप्शन 2616 पाई सेंटीमीटर की 3। तो यहाँ अपने पास जानते हैं गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है या क्षेत्रफल, उसका हमारे पास फॉर्मूला है 4πr² और उसका मान हमें 576 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए जो 4π है उसको हम 576 के भाग में लेंगे। पाई से पाई कट गया, 576 को जब 4 से काटेंगे तो अपने पास आ गया 144। तो r² का मान आ गया 144, जहाँ पे त्रिज्या r जब वर्ग करेंगे 144 का तो वर्गमूल आ जाएगा 12। तो गोले का आयतन, यहाँ पे अपने पास त्रिज्या आ गई, गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r की क्यूब। अब आयतन में हम क्या करें हैं, 3 को 12, 3 क्यूब है, त्रिज्या 12 12 हो गई, हमने
एक त्रिज्या को काट दिया 3 से, तो उसका हल करने पर 2304 पाई का मान पाई रखा है सेंटीमीटर की क्यूब हमारा पास ऑप्शन आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन से सही मिलान हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई नहीं है? मतलब अपने पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, भारतीय रेल के जो हम उत्पादन की इकाई कौन सी नहीं है, मतलब जो भारतीय रेल के काम करे, भारतीय रेल का काम करे, वो कौन सी इकाई नहीं है? तो पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स ऑप्शन बी, रेल कोच फैक्ट्री ऑप्शन सी, कोर, और ऑप्शन डी CLW चितरंजन लोकोमोटिव फोर्स। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे PLW, RCF तथा CLW को छोड़ के जो कोर संस्था है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये एक प्राइवेट कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 72 से विभाजित करने पर 10 शेषफल बचता है, तो बताओ उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 तथा ऑप्शन डी यहाँ पे 6। तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है। जब एक तो जो दूसरी संख्या से विभाजित करना है उसका शेषफल में भाग दें, तथा दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर किसी संख्या को 72 से विभाजित करने पर 10 शेषफल बचता है, तो हम संख्या मान लेते हैं भी 72 प्लस 10, 82 संख्या, वह संख्या मान ली जो कि हमारा पहली शर्त के अनुसार सही है। अब 82 संख्या में जब 9 का भाग दें, तो हमारे पास 82 में 9 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है। 9 गुणा 9 बराबर 81 होता है। 82 में से 81 जाने पर 1 आता है, तो शेषफल हो गया एक। दूसरा इसमें यह है, हमारे पास जो शेषफल है, उस शेषफल में जो हमारे पास दूसरी संख्या 9 दी हुई है उससे विभाजित करें तो भी हमारा सही ऑप्शन उत्तर 1 आ रहा है, तो शेषफल 1 बचेगा। एंड अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य पर 20% लाभ अंकित करता है, बिक्री के दौरान अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो बताओ दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन देख लेते हैं। 10% हानि, ऑप्शन बी 8% लाभ, ऑप्शन सी 8% हानि, ऑप्शन डी 10% लाभ। तो यहाँ हम जब क्वेश्चन को सोल्व करें तो प्रश्न के अनुसार देखें भी, माना कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, जब उस वस्तु 100 रुपये की वस्तु का 20% लाभ अंकित कर देता है, तो 100 का 20% हो गया 20, और तो वह 20% जोड़ें तो 120 इसका उसने अंकित कर दिया। तो दूसरी शर्त यह है कि बिक्री के दौरान दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 120 का 10% हुआ 12, तो हम 120 राशि जो अंकित थी उसमें से 12 निकाले तो वह 108 रुपये की बेचता है। 8 रुपये 108 की बेचता है, फिर भी उसे 100 रुपये अंकित मूल्य पे उसे 8 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो 100 रुपये पर 8 कितना प्रतिशत है उसके बारे में पूछा गया है। तो दुकानदार द्वारा 100 रुपये की वस्तु को 108 रुपये में बेची जाती है, तो 100 का 108 8% लाभ हो जाता है, तो इसका उत्तर अपने पास बी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भिन्न है? ए वृत्त, बी वर्ग, सी त्रिकोण तथा डी आयत। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के क्वेश्चन का कभी एक सही आंसर नहीं निकलता। यहाँ पे अपने पास 2 आंसर है। पहला, जब हम त्रिभुज, वर्ग या आयत बनाते हैं तो उनमें से सीधी रेखाओं की उपयोग होती है, जबकि वृत्त में वक्र रेखा का उपयोग होता है, सीधी रेखा का उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ वृत्त भिन्न है। तो दूसरा, इसमें हमें दूसरे तरीके से देखें तो वर्ग, आयत और त्रिभुज की भुजाएं होती है, परंतु वृत्त की भुजा नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों जो
आंसर है उसमें वर्त भिन्न है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए वर्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी बृहस्पति। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी मंगल चंद्रमा बृहस्पति में से पृथ्वी मंगल और बृहस्पति तीनों सौरमंडल में जो ग्रह है, परंतु चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है, तो यहाँ ग्रह और उपग्रह के अंदर उपग्रह भिन्न है, तो यहाँ चंद्रमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है या उपयोग क्या है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये है एसी को डीसी में बदलने के लिए। जी नहीं, एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन सी शक्ति का मान बढ़ाने या घटाने के लिए, तथा ऑप्शन डी आवृत्ति बढ़ाने या घटाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युतीय परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा मान लो उपकरण है जो शक्ति को आवृत्ति को एक समान या स्थिर रखता है। यह सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। आदर्श ट्रांसफार्मर ऊर्जा शक्ति उत्पन्न नहीं करता, न ही शक्ति का परिवर्तन या करता, न ही आवृत्ति बदलता। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी, विद्युत ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी डी भारत के प्रधानमंत्री। तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष है तथा लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं। जब अध्यक्ष सभापति की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है। तो यहाँ लोकसभा अध्यक्ष हमारे पास ऑप्शन है जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न तथा उसके बारे में कथन जानकारी के आधार पर विकल्प का चयन करें। प्रश्न हमारे पास है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हम दोनों कथन के आधार पर तय करेंगे और उसके बाद इसके निष्कर्ष बताएंगे। तो कथन ए इसमें दिया हुआ है, बी ठीक मध्य में है और उसके दाहिने ओर 10 व्यक्ति है। ठीक है, भी जो एक श्रृंखला है उसमें बी बीच में है तथा उसके दाईं ओर 10 व्यक्ति है। तो उसके बाएं ओर कितने हैं ये नहीं बताया। ये तो अगर यहाँ बी होता तो इससे ये साबित होता भी दोनों तरफ 10-10 व्यक्ति है, तो हम केवल बी से कर सकते हैं। अगला है, ए पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पे है, बाएं से 15वें स्थान पे। तो हमारे पास जो निष्कर्ष एक यानी कथन 1 व 2 है, उन दोनों के द्वारा ही हम यह प्रश्न को हल कर सकते हैं कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए और बी के कितने व्यक्ति बीच हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, कथन 1 व 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य क्या होगा? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 30। तो मैं बताऊं भी 3 संख्याएं, तो हम संख्याओं को मान लेते हैं। जो बीच में अनुपात है वो है, एक पहली संख्या 3a, दूसरी 4a,
तीसरी संख्या 5 है। जब हम बात करें यहाँ पे भी एलसीएम, तो तीनों को गुणा करते हैं प्रश्न के अनुसार। 3 गुणा में 4 गुणा में 5 बराबर 2400 है। तो यहाँ पे अपने पास जो मान आएगा 60 है, मान आ गया, तो 60 का मान अपने पास आ गया 2400। तो ए बराबर यहाँ पे अपने पास जो मान आता है वो आता है 40 का। अब यहीं हम बात करें HCF की, तो हमारे पास जो 3 संख्या थी, ए का मान 40 आया, तो पहली संख्या 120 आ गई, दूसरी संख्या 160 आ गई, तथा तीसरी संख्या 5 चौके 40 200 आ गई। तो यहाँ हमारे पास HCF होता है भी ऐसा अंक जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे, जो कॉमन अंक। तो यहाँ पे 40 ऐसा अंक है जो तीनों से विभाजित हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इसका HCF 40, ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है। यदि पहले वर्ष में यह 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 8% घट जाती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए सिर्फ 2 शर्त को आसानी से समझना होगा। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पहला ऑप्शन 20,960, दूसरा 20,480, ऑप्शन सी 20,640 तथा ऑप्शन डी 20,240। तो कस्बे की जो संख्या है वो 20,000 है। पहली शर्त के अनुसार अगर 10% की बढ़ोतरी हो जाए तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। तो 2,000 जोड़ने पर पहले जो बढ़ोतरी होने के बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी 22,000। अब शर्त को दूसरी बढ़ें भी, जब दूसरे वर्ष 8% इसकी जो मान है वो घट जाता है, तो 22,000 का 8% होता है 1760। तो 22,000 में से वो 1760 जनसंख्या कम हो गई। तो 2 वर्ष के बाद में जो संख्या बचेगी 22,000 में से 1760 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 20,240। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी की बेटी है, तो ए का डी से संबंध बताइए। यहाँ पे शर्त है ए बी का भाई, बी सी की बहन तथा सी डी की बेटी है। तो हम इनको एक बी ऑप्शन पिता, सी ऑप्शन पुत्र तथा डी ऑप्शन है माता। तो हम एक वो श्रृंखला बनाए, उस श्रृंखला में ए बी का भाई है, तो यहाँ अपने को पता चल गया बी भाई मतलब ए लड़का है। अब बी नहीं पता चला तो बी दूसरी लाइन बी सी की बहन है, तो बी एक लड़की है तो इस पर माइनस। अब सी डी की बेटी है तो सी डी की बेटी होगी। अब सी बी ए तीनों भाई बहन हैं तो ए और डी का संबंध हो गया, डी ए का पुत्र है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा पुत्र। डी की पुत्री सी की बहन बी और बी का भाई ए, तो ए और डी का सीधा संबंध पुत्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10 मीटर तक ले जाने के लिए 50 न्यूटन बल लगाया जाता है, कितना काम हुआ? कार्य, तो कार्य है यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में मैं अभी आपको सॉल्व करूँगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए 50, बी 5, सी 0.5 जूल तथा डी 500 जूल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है किसी वस्तु को F बल लगाने पर वह S विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य
किया गया कार्य कार्य कहलाता है। तो लगाया गया बल अपने पास 50 न्यूटन है तथा 10 मीटर वह विस्थापित हुई, तो हमारे पास 500 उत्तर आ गया तथा कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 500 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, श्रेणियों में आगे क्या आएगा? 144, 121, 81, तो ए आ जाएगा 64, बी 49, सी 36, डी 69। तो मैं आपको बताऊं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या वो है हमारे पास 144, जो कि वर्ग करने पर ये 12 उत्तर आता है। अगली संख्या है हमारे पास 121, जिसका हम जब वर्ग करें तो इसका वर्गमूल अपने पास 11 आता है। वहीं हम बात करें तीसरी संख्या 100 की, तो 100 का जब हम वर्गमूल करें तो 100 का वर्गमूल हमारे पास 10 आता है। वहीं हम चौथी संख्या की बात करें तो चौथी संख्या 81 है। 81 का जब हम वर्गमूल करें तो इसका वर्गमूल अपने पास 9 आता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 12, 11, 10, 9, 8, तो हम पांचवी संख्या जो आएगी वहाँ पे 8 का वर्ग होगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 8 गुणा 8 बराबर 64 होता है। तो यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी श्रेणी में वो 64, ऑप्शन ए जिसका सही आंसर हो जाएगा 64। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अलम्स कबीर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति पी सदाशिवम तथा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति भूषण रामकिशन गवई। तो मैं आपको बता दूं, भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत राय चंद्रचूड़ है। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए निम्न में से कौन सा सही रूपांतरण फैक्टर है? तो मैं आपको बता दूं, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तथा किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर सेकंड में बदलें तो इसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। 5 दी गई संख्या को 5/18 तथा 18/5 से गुणा करने के लिए। अब आपको 5/18 का गुणा किसके साथ किया जाता है और 18/5 का गुणा किसके साथ किया जाता है, तो वो देख लें। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें तो दिए गए मान को, जो मीटर में दिया हुआ है या किलोमीटर में दिया, उसको 5/18 से गुणा करेंगे तो अपने पास मान मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तथा जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलें तो दिए गए मान को 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ अपने को 1 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो उसको 18/5 से गुणा करेंगे तो अपने पास मान आएगा 3/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी सही। अगला, निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी चाल तथा ऑप्शन डी त्वरण। मैं आपको बता दूं, अदिश तथा सदिश 2 प्रकार की राशियां हैं। जिस भौतिक राशियों को मापने के लिए केवल मात्रा तथा दिशा, ये परिमाण या दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के जो उदाहरण हैं वो वेग, बल, संवेग इत्यादि होते हैं। तथा दूसरी राशि, जिन भौतिक राशियों को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे
चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप। तो यहाँ एक मात्र ऐसी राशि है चाल जो कि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, केवल मात्रा की जरूरत है या परिमाण की जरूरत है। चाल किसी भी दिशा में जा सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। चाल एक अदिश राशि है, बाकी तीनों सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, एक कोड भाषा में एप्पल APPLE को CRRNG के रूप में कोडित किया जाता है, तो MANGO को कैसे कोडित किया जाएगा? तो वही बात, हमें पहले जो शर्त है उसके अंदर संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। किस संबंध है अपने पास एप्पल को CRRNG के रूप में कोडित किया जाता है? तो A OCPIM, B PCPQM, C OCPIQ तथा ऑप्शन डी PCPQL। तो देखते हैं एप्पल को CRRNG कैसे कहें। तो यहाँ ए में जब +2 जोड़ें तो अपने पास C प्राप्त हुआ। P के अंदर फिर +2 जोड़े तो अपने पास PQR मतलब QR प्राप्त हुआ। फिर हमारे पास P में 2 जोड़ें तो हमारे पास R प्राप्त हुआ। फिर L में 2 जोड़ें +2 तो LMN N प्राप्त हुआ। तथा इसी प्रकार जब हम E के अंदर 2 जोड़ें तो E F और G प्राप्त हुआ। तो इसको एप्पल को CRRNG इसलिए कहा गया। अब इसी के क्रम में मैंगो को क्या कहेंगे? तो M में +2 जोड़ने पर अपने पास जो मान आएगा वो आएगा O। A में +2 जोड़ेंगे तो अपने पास मान आएगा C। इसी प्रकार जब N में +2 जोड़ें तो अपने पास मान आएगा P। और इसी प्रकार जब हम G में +2 जोड़ेंगे तो अपने पास मान आएगा HI। और O में हम 2 जोड़ेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा Q। तो हम मैंगो को OCPIQ कहेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन में से 3 C से मिल रहा है। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 परीक्षा A और B है। यदि 10 छात्रों को कक्षा A से B में भेजा जाता है तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। यदि 20 उम्मीदवारों को कक्षा B से A में भेजे जाते हैं तो A छात्रों की संख्या B में छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो A में कमरे में छात्रों की संख्या क्या पूछी? अपने पास एक परीक्षा में 2 A तथा B कक्षा है। अब यहाँ पे अपने पास 2 शर्त बताई गई है कि A से B में भेजें तथा B से A में भेजें। तो दोनों में से किस प्रकार जोड़ने या घटाने पे अपने जो पास मान आएगा उसे सोल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं तो पहले जो हमारी समीकरण बनेगी या पहले जो शर्त होगी उस शर्त के अनुसार 10 छात्रों को A से निकालकर B में भेज दिए। यहाँ पे A में -10 होगा और B को +10 होगा, क्योंकि A से निकालकर उसे B में भेजा गया है, तब दोनों में संख्या बराबर हो जाएगी। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो A - B बराबर 20 आएगा, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारी बात रही दूसरी समीकरण की। दूसरी शर्त इसमें क्या दे रखी है? यदि हमें 20 कक्षा से निकालकर A कक्षा में B कक्षा से 20 निकालकर A कक्षा में भेजा जाए तो हमारे पास जो A छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो A - 2B बराबर -60 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो A - B बराबर 20 तथा A - 2B बराबर -60। तो यहाँ हम नीचे वाले निशान चेंज करेंगे, प्लस को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो A से A कट गया।
अब माइनस बी प्लस 2b में से घटाएंगे तो b आएगा और हमारे पास 60 और 20 80 हो जाएंगे, तो b का मान 80 आ गया। हम a के जो b के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a माइनस 80 बराबर 20, तो a का मान आएगा, माइनस के 20 इधर जाएंगे तो 20 में जुड़ जाएंगे, मतलब 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या है? ए 28 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 7 सेंटीमीटर तथा डी 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2πr होती है, जो कि हमारे पास इसका मान 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें यहाँ व्यास ज्ञात करने के लिए पहले त्रिज्या का पता होना जरूरी है, तो यहाँ त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ r का मान जब हम 2π गुणा से 88 के भाग में लेंगे तो यहाँ अपने पास पाई का मान 22/7 लेना पड़ेगा, तो 88 गुणा में 7/22 गुणा में 2। जब इसे सोल्व करते हैं तो त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर आता है, और त्रिज्या का मान व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे अपने पास 28 सेंटीमीटर क्या होगी, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक कोड भाषा में एस के वाई को आर जे एक्स के रूप में कोडित किया जाता है, तो आर यू एन को कैसे कोडित किया जाता है? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन QTM, दूसरा ऑप्शन SXM, तीसरा ऑप्शन TSL, चौथा ऑप्शन TMV। तो हम देखते हैं पहले यहाँ स्काई को तथा RJX क्यों कहा, तो जब S में से हम -1 करें तो S से पहला शब्द R, उसके बाद हम K में -1 करें तो हमारे पास K से पहला J, तथा Y में -1 करें तो ये हमारे पास X मान आता है। तो हमारे पास क्या है, स्काई के तीनों शब्दों में से -1 घटाया तो हमारे पास RJX आ गया। उसी प्रकार हम RUN को कैसे लिखते हैं, R में से -1 घटाएं तो Q, U में से 1 घटाएं तो T, तथा N में से 1 घटाएं तो यहाँ पे हमारे पास N में से 1 घटाने पर आता है N। तो हमारे पास जो मणा RUN को हम QTN से कोडित करते हैं, QTM से, तो ऑप्शन हो गया ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का घनत्व उस तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है जिसमें उसे रखे जाना है, तो उस तरल पदार्थ में रखे जाने पर ठोस वस्तु कैसा व्यवहार करेगी? तो जो ये साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी वस्तु के तैरने या डूबने के बारे में पूछा गया है। किसी वस्तु को तैरने या डूबने का जब संबंध बताया जाता है तो यहाँ पे विज्ञान में एक प्लवन का सिद्धांत काम करता है। वो प्लवन का सिद्धांत किसी वस्तु के घनत्व तथा तरल पदार्थ के घनत्व दोनों के अंदर संबंध को दर्शाता है। वो संबंध देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर उत्प्लावन क्रिया करता है। जब वस्तु का घनत्व बार से कम होता है तो यह उत्प्लावन बार से अधिक होगा। इस स्थिति में वस्तु तैरती है, बल्कि यदि वस्तु का घनत्व अधिक होता है, तरल पदार्थ है, तो वस्तु डूब जाएगी क्योंकि भार उत्प्लावन से अधिक होगा। तो अपने पास ठोस पदार्थ का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी, जो कि डी आंसर हमारे यहाँ सही होगा। यह प्लवन के नियम पे लागू होगा। आज के जो हमारी कक्षा उसमें हम 30 प्रश्नों के बारे में पढ़े हैं जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज के लिए हमारी क्लास यही है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी का तीसरा पार्ट बहुत जल्द
1-2 दिनों के अंदर आपके सामने आएगा। धन्यवाद।